हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। आप लोगों का ये साल भी बहुत अच्छे से बीते। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगशन की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। यहाँ तक कि शिंग चैन और शुयांग की भी शादी हो रही थी। सारे लोग अपने अपने रूम में तैयार हो रहे थे। वहीं नीचे लैन फैमिली और विंग के फादर, विंग के जितने भी पेरेंट्स थे वो सारे गेस्ट को इनवाइट करे थे, वेलकम करे थे। वहीं ऊपर में विंग और शुयांग बैठे हुए थे। वो उन लोगों का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें बुलाने के लिए आएंगे लोग। वो दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वहीं वांग जी और शुयांग नीचे स्टेज पे खड़े हुए थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि तभी ऊपर से आवाज़ आती है सिंह चैन के चिल्लाने की, जिसे सुनकर शुयांग और वांग जी दोनों ऊपर की तरफ भाग गए। सारे लोगों का ध्यान ऊपर की तरफ ही था। वांग जी और शुयांग उसके पास मतलब कि रूम के पास पहुंचे ही थे कि नीचे से बहुत जोर से आवाज आती है। शादी ग्राउंड पे हो रही थी, मतलब गार्डन में हो रही थी, इसीलिए उन लोगों को सिर्फ आवाजें आती हैं, पता नहीं चलता। वांग जी और शुयांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शुयांग को वांग जी कहता है तुम जाके अंदर देखो, मैं बाहर देखता हूँ। ये बोलकर वांग जी बाहर की ओर भाग गया था। वहीं शुयांग शुयांग अंदर की ओर भागता है। अंदर जैसे उसने गेट खोला वो डर गया था, क्योंकि सिंह चैन नीचे में पड़ा हुआ था। वो अधमरी हालत में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो भी डर गया था और वो उसके पास भागता है। सिंह चैन शायद तक बहुत ज़्यादा जख्मी था, इसीलिए वो कुछ देख नहीं पा रहा था। पर जैसे ही उसे शुयांग की स्मेल फील हुई, वो शुयांग की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि खिड़की की तरफ जाओ। पर शुयांग उस टाइम इतना ज़्यादा सिंह चैन के लिए परेशान था कि वो तो कुछ और बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। सिंह चैन बड़ी मुश्किल से कहता है कि विंग को वो सभी उठा के ले गए हैं, प्लीज़ खिड़की के पास जाओ। तब जाकर शुयांग को याद आया कि विंग भी तो ये इस रूम में था ना, वो यहाँ नहीं है। ये सोचकर वो खिड़की के पास जाता है। वहाँ से उसने देखा कि कुछ लोग विंग को उठा के लेके जा रहे हैं, जिसे देखकर अपने इमरजेंसी बटन को दबा दिया था, जिससे जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी जेड एक्स ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी को ये सिग्नल मिल गया और वो अलर्ट हो गए थे। और वो जहाँ से सिग्नल आ रहा था वहाँ पर जाने के लिए निकल चुके थे। वहीं शुयांग शुयांग सीधा सिंचैन के पास आता है और वो उसे गोद में उठाकर नीचे की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही गार्डन के पास पहुंचा था, वहां का नज़ारा देखकर वो और भी ज्यादा डर गया। वहां सारे लोग नीचे पे गिरे हुए थे। वांग जी उन लोगों को देखकर इतना ज्यादा शौक में था कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था कि तभी वहां से किसी की आवाज आती है। वांग जी भागकर उस पर्सन के पास जाता है, क्योंकि वो उसका फादर था। वांग जी उसके पास जाता है। उसके फादर के मुंह से पूरा खून निकल रहा था। वांग जी डर गया था। वो अपने फादर को उठाने की कोशिश करता है। वहां जितने भी लोग थे वो घायल हो चुके थे, पर कुछ लोग थे जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। वांग जी अपने गार्ड से कहकर उन सभी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल देता है। वहीं वांग जी अपने माता पिता के साथ हॉस्पिटल जाता है। सारे लोग अभी हॉस्पिटल में थे। अभी वांग जी को और कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ अपने माता पिता के अलावा। उसकी बहनें भी घायल थी, पर उतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा उसके माता पिता घायल थे। सब अभी हॉस्पिटल में थे। वांग जी ओटी के सामने में खड़ा हुआ था। वहीं उसकी बहनें उसके सामने खड़ी हुई थी। उसके भी हाथों पैरों में चोट लगी हुई थी, पर वो अपने माता पिता के साथ खड़े होना चाहते थे, इसीलिए वो वांग जी के पास ही थे। वो उसे संभाल रहे थे, क्योंकि वांग जी टूट चुका था। उसके माता पिता की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। वांग जी उन सभी को देख रहा था। तभी एक गार्ड आकर वांग जी को कुछ बताता है, जिससे वांग जी और भी ज्यादा डर गया। वो सीधा एक रूम की तरफ भागता है। उस रूम में उसका भाई मतलब कि सिंह-चैन था। सिंह-चैन को देखकर वो और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि सिंह-चैन की हालत भी बुरी तरह खराब थी। सिंह-चैन को देखकर वांग जी शुयांग से पूछता है कि क्या हुआ था वहाँ। शुयांग उसे बता देता है कि विंग को कुछ लोग किडनैप करके ले गए और मैंने जेड एक्स ग्रुप को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। तुम फिक्र मत करो, वो वापस जल्दी आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है, क्योंकि वो अभी क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में थी, वहीं विंग भी गायब था।
वांग जी अपना सर पकड़ के वहीं पर बैठ गया था। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर सॉन्गलैंड नहीं है, यहाँ तक कि वो मतलब कि वी चांग से भी नहीं है। पूरी जियांग फैमिली भी हॉस्पिटल में ही है। इसीलिए वांग जी शुयांग से पूछते हैं कि अंकल शोंग कहाँ है, मतलब कि सॉन्गलैंड कहाँ है और वी चांग से अंकल कहाँ है। ये सुनकर शुयांग अपना सर हिलाता है नाम में, क्योंकि उसे नहीं पता। ये सब इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में हुआ कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ पस है। वांग जी अपने अंकल वी वुशियान के फादर को मतलब कि वी चांगसे को कॉल लगाता है। वी चांग से वांग जी को बता देता है कि मैं विंग का पीछा कर रहा हूँ, मतलब कि जिस कार में विंग को ले जाया जा रहा है मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, वो भी शोंगलन के साथ। ये सुनकर वांग जी को एक रिलीफ होता है और वो अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं अब आप उसे लेके आइएगा, मैं यहाँ पर हूँ। ये बोलकर वो कॉल को रख देता है। वहीं दूसरी तरफ वी चांग से और सॉन्गलेन उस कार का पीछा कर रहे थे जिस कार से विंग को ले जाया जा रहा था। विंग अभी बेहोश था तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ टाइम बाद ही वो कार अचानक से ही गायब हो गई, जिसके कारण सॉन्गलेन और वी चांगसे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो गाड़ी गई तो कहीं कहाँ, क्योंकि वहाँ पर 4 रास्ते थे। वो गाड़ी बहुत स्पीड में गई और साथ ही उसके पीछे 3-4 गाड़ियाँ आ चुकी थी और वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर किस गाड़ी मतलब किस जगह से वो गाड़ी निकल गई। जब वो गाड़ी वहाँ से निकल गई और उन्हें ये पता नहीं चला था कि कौन सी गाड़ी में है और कौन सी जगह में जाना है, वी चांग से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि वो अपने हाथों से अपने बच्चे को ऐसे जाते हुए देख रहे थे। वो फ्रस्ट्रेशन से कार के विंडो पे अपना हाथ मारते हैं, जिसके कारण उनके हाथों से खून निकलने लग गया था। वहीं सॉन्गलेन उसे संभालते हैं और फिर वो किसी को फ़ोन करते हैं विंग का पता लगाने के लिए, और वो वी चांगसे को संभालते हुए कहते हैं कि विंग मिल जाएगा। ये सुनकर वी चांगसे उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं फिर से नहीं, मेरे कारण फिर से अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए वो गुस्से में सॉन्गलैंड की तरफ देख रहा था। उसके आँख बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपना फ़ोन निकालते और फिर किसी इंसान को कॉल करते हैं। कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया की जेड-एक्स ग्रुप, जितनी भी जेड-एक्स ग्रुप है, वो सभी विंग को ढूंढने में लग गए थे, पर विंग का कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो विंग कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, विंग का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, जिसके कारण वी चांग से बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। वहीं वांग जी भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, क्योंकि इसके माता पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके डैड कोमा में जा चुके थे। वहीं उसकी माँ भी अभी उस हालत में नहीं थी कि वो किसी के बातों का रिस्पॉन्स कर सकते। वहीं सिंह चैन की हालत भी बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण वांग जी अपना सर पकड़ के वहीं पर बैठा हुआ था। और जब उसे पता चला कि विंग भी मिल नहीं रहा है, किसी को भी मिल नहीं रहा, उसकी पूरी ग्रुप ने ढूंढ लिया पर विंग कहीं मिल नहीं रहा है। इस बात से वांग जी इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया कि वो तो दीवार पे अपने हाथों को फ्रस्ट्रेशन पे मारे जा रहा था, वो मुक्का मारे जा रहा था, जिसके कारण उसके हाथों से खून भी निकलने लग गया था। वांग जी की बहनों ने उसे रोका था, तब जाके वांग जी रुका था। धीरे धीरे टाइम बीतते जा रहे थे। उस दिन को अब बीते हुए पूरा 1 सप्ताह हो गया था। वांग जी भी विंग को ढूंढने के लिए कई बार ट्राई कर चुका है, पर विंग उसे कहीं मिल ही नहीं रहा है। विंग ऐसे ही गायब हो गया जैसे वो वांग जी की लाइफ में कभी आया ही नहीं था। वांग जी उसे अपनी पूरी जान लगा के ढूंढ रहा है। पूरे लोग विंग को ही ढूंढ रहे हैं, पर विंग का नामो निशान उसे पता नहीं चल रहा था। वांग जी को आज अपने आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों विंग को नहीं ढूंढ पा रहा है। वांग जी कहने के लिए इस पूरे वर्ल्ड का माफिया बॉस है, टॉप माफिया में आता है वांग जी, पर वो अपने ही प्यार को ढूंढ नहीं पा रहा है। लानत है उस पे। वांग जी यही सब सोच रहा था। सब विंग का पता ढूंढने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि कोई भी आराम ही नहीं कर रहा था, कोई भी कुछ भी खा नहीं रहा था। वहीं वांग जी तो एक बूंद पानी का भी नहीं पीता था। वो सिर्फ दिन रात विंग को ढूंढने में ही लगा रहता था। पर एक दिन वी चांगसे को विंग के बारे में कुछ पता चला, जिसके कारण वो बुरी तरह शॉक में पड़ गए थे। विंग वहाँ कैसे जा सकता है? विंग को वो सब कैसे ले सकते हैं? उनको पता कैसे चला कि विंग उनकी फैमिली से है? जब वांग जी को ये पता चला कि विंग कहाँ है, वो भी बुरी तरह शॉक में पड़ गया था। ब्लैक सी
ब्लैक सी के लोगों ने विंग को उठा लिया है और उन्होंने अपनी जगह पे अपनी जगह पे विंग को रखा है। इसी कारण वांग जी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि विंग का वो रिंग भी काम नहीं कर रहा है। जो चिप विंग के हाथों में लगा हुआ है, जो चिप विंग के रिंग में लगा हुआ है, वो भी काम नहीं कर रहा था। वांग जी को अब समझ में आया। वांग जी और वी चांग से अब ब्लैक सी के बारे में पता करने लगे कि आखिर उनका ठिकाना कहाँ है, क्योंकि वहीं ही विंग हो सकता है। विंग को अब ढूंढने के लिए अब ब्लैक सी को ढूंढना पड़ेगा। वांग जी और वी चांग से अब ब्लैक सी को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे। एक दिन उन्हें वो भी पता चल गया कि आखिर ब्लैक सी कहाँ रहती है। वांग जी और वी चांग से एक पल भी वेट नहीं करते और वो विंग को ढूंढने के लिए ब्लैक सी के तरफ चले गए थे। पर वहां जाने में बहुत ज़्यादा खतरा था, इसीलिए वांग जी और वी चांग से बहुत बड़ी प्लान बना के गए थे। वी चांग से पहले वहां जाएंगे, उसके बाद वांग जी वहां जाएगा। पर वांग जी ने ये मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते कि वी चांग से को कुछ हो जाए, और अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वो विंग को क्या जवाब देगा। ये सोचकर वो वी चांग से को वहां जाने से मना करता है। पर वी चांग से अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां जाना चाहते थे, इसीलिए वांग जी को ये मानना पड़ा और फिर वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही वहां जाने के लिए तैयार हो गए थे। वांग जी और वी चांग से दूसरे दूसरे रास्ते से वहां जाते हैं, जिसके कारण एक रास्ते से तो वी चांग से गए थे तो वी चांग से को उन लोगों ने पकड़ लिया था। पर वहीं वांग जी दूसरे रास्ते से गया तो वो ब्लैक सी के अड्डे में पहुंच चुका था। पर हाँ, उसे पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर से गया था, पहाड़ चढ़ के गया था। पहाड़ चढ़ने के बाद ही एक बड़ा सा कैसल वहां पर बना हुआ था। वांग जी देख पा रहा था कि उस कैसल के चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स हैं, जिसे देखकर वांग जी समझ चुका था कि कहीं ना कहीं विंग यहीं होगा। इसीलिए वांग जी उस कैसल के अंदर जाने के लिए ट्राई करता है, पर वो कैसे जाए यही सब सोच रहा था कि तभी उसे आइडिया आता है। वांग जी एक गार्ड का कॉस्ट्यूम पहन लेता है, क्योंकि वो सारे गार्ड अपने फेस में एक मास्क लगाए हुए थे, जिसके कारण वांग जी को भी कोई पहचान नहीं पाएगा। वांग जी अब आसानी से अंदर चले गया था, पर अंदर जाने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कोई भी गार्ड अपनी जगह से ऐसे ही नहीं हिल रहा था और वांग जी हिलेगा तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए वांग जी छुप छुपा के जा रहा है। और एक जगह तो उसने कोई बात भी सुन ली थी। वांग जी सुनता है कि आज राजकुमार वेंचा शादी करने वाले हैं, वो भी अपने ओमेगा से। ये सुनकर वांग जी उन गार्ड की मतलब कि उन नौकरों की बातें सुनने लगा। वो नौकर बोल रहे थे, वो ओमेगा कितना ज़्यादा सुंदर है, पर तुमने देखा उसे यहाँ आए हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, पर 7 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया। वो बेचारा, उसके लिए मुझे तरस आता है। वो कितना ज़्यादा रोता है, पर कोई भी उसके आंसुओं के ध्यान ही नहीं देता। साथ ही वो वेंचा से शादी भी नहीं करना चाहता, पर शायद तक उसकी मजबूरी है, इसीलिए वो आज शादी कर रहा है। वांग जी ये सुनने के बाद कि विंग की आज शादी है, ये सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके हाथों से एक वाज गिर गया, जिसके कारण उन नौकरों की ध्यान वांग जी की तरफ चले गई थी। पर जल्दी से वांग जी वहां से छुप गया था, जिसके कारण उन नौकरों को वहां कुछ पता नहीं चला और वो वहां से चले गए। वहीं वांग जी अब विंग को ढूंढना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शाम को ही विंग की शादी है और वो विंग की शादी होने भी नहीं दे सकता। इसीलिए वो विंग की ढूंढने जाता है और जल्द ही उसे विंग का रूम भी मिल गया। पर उसके सामने बहुत सारे गार्ड खड़े थे, जिसके कारण वांग जी वहां से जा नहीं सकता। इसीलिए वो दूसरे रूम में चला गया और वो उस रूम में देखता है कि कहीं ऐसा रास्ता हो जो दूसरे रूम तक जाए। वांग जी इधर उधर देखता है, फिर उसे खिड़की दिखता है। खिड़की के थ्रू वो दूसरे रूम की तरफ जाता है। वहां एक खिड़की लगी हुई थी, पर वो खिड़की बाहर से बंद थी, इसीलिए वांग जी उसे आसानी से खोल लेता है और वो अंदर चला गया। अंदर वो देखता है कि एक ओमेगा किनारे पे बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही सिमट के। वांग जी को समझ आ गया था कि वो विंग ही है। वांग जी उसके पास जाने लगा, पर जैसे ही विंग को वांग जी के फेरोमोन महसूस हुए, वो ऊपर की तरफ देखता है और वो जैसे ही देखता है कि एक ब्लैक कपड़ा पहने हुए इंसान उसके सामने खड़ा है, वो उसके तरफ देखकर डर गया था। पर वो महसूस कर पा रहा था कि वो और कोई नहीं वांग जी है, इसीलिए वो उठकर सीधा वांग जी को गले लगा लेता है।
वांग जी उसे कहता है कि चलो हम चलते हैं, पर विंग उसका हाथ रोक लेता है और कहता है नहीं, हम नहीं जा सकते, यहाँ मेरी माँ है। ये सुनकर वांग जी शॉक था। क्या माँ? पर वो तो पर वांग जी की बातों को समझते हुए विंग कहता है नहीं लैंसन, मेरी माँ जिंदा है, वो यहीं है, वो भी मेरी तरह यहाँ पर किडनैप होके रखी हुई है। इतने सालों से वो यहीं घुट-घुट के जी रही है लैंसन, मैंने उसे देखा था। ये सुनकर वांग जी विंग को कहता है तो वांग जी को इस बात को सुनकर विंग कहता है तो क्या हमें उन्हें बचाना पड़ेगा, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी एक शाय करता है और कहता है कहाँ है वो? ये सुनकर विंग उसे बता देता है कि कहाँ पर है, क्योंकि विंग हमेशा जितने दिन यहाँ रहा है वो हमेशा ही अपनी माँ से मिलने जाता था, क्योंकि वो जो इंसान जिससे विंग शादी करने वाला था, वो इंसान विंग को उसी बात का धमकी देता था कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो उसकी माँ को मार देगा। इसीलिए विंग यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी बोलता है ठीक है, मैं उन्हें बचा के लाता हूँ, पर तुम यहीं पर रहोगे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वहीं वांग जी फिर से उस रूम से खिड़की के थ्रू बाहर निकलता है और फिर से वो ऐसे ही उसी कपड़े में घूमने लगा, क्योंकि वो गार्ड के कपड़े में था, इसीलिए ज़्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। पर हाँ, ज़्यादा वो चल फिर भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के गार्ड वेल ट्रेंड थे और वो कहीं पर भी ऐसे ही नहीं जा सकते, इसीलिए वांग जी को बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा था। तभी वांग जी एक रूम के पास पहुंचता है जिस रूम के बारे में विंग ने बताया था। वांग जी उस रूम को देखता है, वहां भी बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे, जिसे देखकर वांग जी एक शाय करता है और फिर वो दूसरा वाला टेक्निक इस्तेमाल करता है और वो उन गार्ड को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो आसानी से उस रूम में चला गया। उस रूम में वांग जी जाता है, वो देखता है कि वो रूम बुरी तरह अंधेरे से ढका हुआ है। वांग जी एक पल के लिए वहां पर जम सा गया था, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर हाँ, उसे महसूस हो रहा था कि खिड़की के पास कोई लेडी बैठी हुई थी, जिसे देखकर वांग जी उसके पास जाने लगा। वो लेडी को महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो बस बाहर की ओर ही देखी जा रही थी। वहीं वांग जी उसके पास आकर उसे कुछ बताता है, जिसके कारण वो लेडी वांग जी की तरफ देखती है। वो कहती है सच में तुम विंग को जानते हो? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है विंग ने ही मुझे भेजा यहाँ आपको बचाने के लिए। ये सुनकर वो लेडी स्माइल करती है और कहती है वो कैसा है? ये सुनकर वांग जी कहता है आप जल्दी चलिए, आप खुद देख लेना। ये सुनकर वो लेडी अपना सर हिलाती है, पर वो कहती है मैं नहीं जा सकती। असल में ये बोलकर वो अपने पैर को दिखाती है जो जंजीरों से बंधा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी उस लेडी की तरफ देखता है और फिर कुछ सोचता है और वो इधर उधर देखता है। उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो अपनी जेब से एक टॉर्च निकालता है और वो सामने की तरफ देखने लगा। सारा रूम फैला हुआ था, जिसके कारण वांग जी को सामान ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। पर वो लेडी बता देती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ भी सामान नहीं मिलेगा जिससे तुम इस जंजीर को तोड़ सको। वांग जी उस लेडी की तरफ देखती, मतलब कि चांगसे की तरफ। हाँ, वो चांगसे सरन थी। वांग जी चांगसे सरन को देखकर बोलता है आपका वॉशरूम कहाँ है? ये सुनकर चांगसे सरन थोड़ा कंफ्यूज थी, पर वो वॉशरूम की तरफ इशारा कर देती है। वांग जी वहां जाता है और वहां से कुछ सामानों को लेकर वापस वहीं पर आ गया जहां पर चांगसे सरन ने। वांग जी उन सामानों को नीचे में रखता है और फिर वो कुछ करने लगा। चांगसे सरन को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ये कर क्या रहा है, पर वो सिर्फ वांग जी को देखने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वांग जी ने कुछ ही टाइम में वो जंजीर भी तोड़ के निकाल दिया था, जिसके कारण चांगसे सरन बहुत ज़्यादा अमेज थी। ये वांग जी ने कैसे किया? असल में हर चैन को बनाने के टाइम हर चैन को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ गैप रहता ही है, और वांग जी को वो गैप को ही तोड़ना था, जिसके कारण वो चैन आसानी से अलग हो जाए। इसीलिए वो बाथरूम में गया और वहां से एक कपड़े धोने वाला सोडा लाया और उस सोडे में हल्का सा नमक। हाँ, क्योंकि चांगसे के पास खाना रखा हुआ था, तो वांग जी को पता है उस खाने में नमक तो होगा ही, इसीलिए उस बेकिंग सोडा को उस नमक वाली दाल में ही मिक्स करके वहाँ, मतलब कि
चैन के उस हिस्से पे जहाँ पर जोड़ होता है वहाँ पर डाल दिया और उस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए चांगसे के प्लेट में जो एक चाय का वो टी रखा हुआ था, मतलब कि चाय का कप रखा हुआ था, उस चाय को भी हल्का सा उसमें डाल दिया, जिसके कारण वो चैन में हल्का सा जंग लग गया था। और वांगजी तो ताकतवर पहले से ही है, इसीलिए वो उन दोनों को अलग कर लेता है। चांगसेसर के पैर से वो जंजीर हट चुका था। वांगजी उनको कहता है अब चल सकते हो। ये बोलकर वो उसे उठाता है, क्योंकि इतने टाइम तक पैर में जंजीर बंधे होने के कारण चांगसेसर चलने में थोड़ा सा नाकाम थी, पर वो चल सकती थी, इसीलिए वो अपना सर हिलाती है और वांगजी खिड़की की तरफ देखता है। पर वो देखता है कि खिड़की से वी चांगसेसर जा नहीं सकती, इसीलिए उसका लास्ट ऑप्शन गेट ही था। वांगजी अपने पॉकेट से एक ऐसा दवा निकालता है जिसके कारण सारे लोग बेहोश हो सकते थे। वांगजी उस स्प्रे को गेट के नीचे से ही स्प्रे कर देता है, जिसके कारण जितने लोग भी उस गेट के पास होंगे वो बेहोश हो जाएगा। वांगजी ने पहले ही अपने मुंह पे एक कपड़ा बांध दिया था, वही चांगसे सरन को भी एक स्कार्फ दे दिया था उसको अपने मुंह में बांधने के लिए। वांगजी जब महसूस करता है कि वहाँ जितने भी लोग थे वो बेहोश हो चुके हैं, वो चांगसे सरन को लेकर बाहर निकलता है और वो दोनों बच-बुचाकर विंग के रूम की तरफ जाते हैं। विंग के रूम के पास भी गार्ड खड़े थे, इसीलिए वांगजी चांगसे सरन को लेकर दूसरे रूम में जाता है। तभी वांगजी के पास एक नोटिफिकेशन आता है, वो भी वी चांगसे का। वो दोनों माफिया हैं, एक ही ग्रुप के हैं, इसीलिए उन दोनों के पास एक ऐसा डिवाइस रहता है जिसके कारण वो दोनों बात कर सकते हैं। वांगजी को पता चल गया था कि वी चांगसे ने उनके ऊपर, मतलब कि इस ब्लैक सी के ऊपर हमला कर दिया है, इसीलिए वांगजी उस रूम से बाहर निकलता है और अच्छे से अपने आप को सही करते हुए विंग के रूम के पास जो गार्ड थे उन्हें जाकर बोलता है कि यहाँ पर हमला हो गया है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमें मदद करनी हो गई। ये बोलकर वो उन सभी को लेकर वहाँ की बाहर की तरफ जाने लगा, पर जैसे ही वांगजी देखता है कि वो सभी आगे चले गए हैं, ये देखकर वो पीछे से ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो उन सभी को बेहोश करके जिस रूम में चांगसे सरन थी उसी रूम में उन सभी को बंद कर देता है। और वो चांगसे सरन को लेकर विंग के रूम के पास आता है और वो विंग को बाहर निकालता है। विंग वांगजी और अपनी माँ को देखकर खुश हो गया था। उसके बाद तीनों बाहर जाते हैं, पर जैसे ही वो सभी बाहर निकलने वाले थे कि तभी उसे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। वांगजी उन सभी को देख रहा था, वहीं वो उन दोनों को, मतलब कि विंग और उसकी माँ को अपने पीछे छुपा लेता है। वहीं वांगजी उन सभी के साथ लड़ने लग गया था। विंग अपनी माँ के साथ किनारे में खड़ा हुआ था। विंग बस देख रहा था कि वांगजी उन सभी के साथ लड़ रहा है कि तभी एक पर्सन वांगजी के पीछे से वार करने वाला था। विंग ये सब देखकर अपनी माँ का हाथ छोड़ता है और वो वांगजी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा और विंग और वांगजी दोनों मिलकर अब उन गुंडों को मारने लगे थे। हमारा विंग भी कुछ कम थोड़ी ना है, वो भी अच्छे खासा लड़ सकता है, पर हाँ वो एक ओमेगा है, इसीलिए अल्फाओं के सामने ज़्यादा टिक नहीं सकता, पर इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो अपने वांगजी को बचा नहीं सकता। विंग और वांगजी मिलकर उन सभी गार्ड को मार देते हैं, पर तभी उनके सामने वैन चाओ आ जाता है। वैन चाओ वही इंसान है जिससे विंग को शादी करनी थी, मतलब कि विंग की जबरदस्ती शादी हो रही थी। विंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। विंग वांगजी को बता देता है कि यही वो पर्सन है जिसने विंग को किडनैप किया और यहाँ तक कि उससे शादी भी करने वाला है। ये सुनकर वांगजी का पारा हाई हो गया था और वो उस पर्सन से लड़ने लग गया था। वो पर्सन भी बहुत अच्छा खासा लड़ाई कर रहा था, ऐसी ही वो थोड़ी ना, वो एक माफिया है। दोनों बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। वहीं विंग और उसकी माँ दोनों देख रहे थे कि वांगजी और वो पर्सन कितने टाइम से लड़ रहे हैं, पर वांगजी को कोई हरा सकता है, इसीलिए उसने वैन चाओ को कैदी बना लिया था और वो वैन चाओ को पकड़कर विंग और उसकी माँ के साथ बाहर चलने लग गया था। जितने भी गार्ड्स उसके तरफ आ रहे थे, वांगजी उन लोगों को धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो वैन चाओ को छोड़ेगा नहीं। ये सुनने के बाद सारे लोग अलग अलग जगह में चले गए थे, मतलब कि वहीं पर रुक गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वैन चाओ वहाँ का राजकुमार था, इसीलिए वो सभी चुपचाप वहीं पर खड़े हुए थे। वांगजी विंग और उसकी माँ, मतलब कि चांगसे सरन को लेकर बाहर जाता है। बाहर वो देख रहा था कि सारे लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद वांगजी सबको चिल्लाकर
इस तरफ मतलब कि वांग जी की तरफ ध्यान देने पे मजबूर करता है। वांग जी ने अभी भी वैन चाओ का गला पकड़ा हुआ था और वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा उसके गला को दबाने में, इसीलिए वो सब वहाँ पर रुक गए थे। यहाँ तक कि वैन रूहान भी रुक गया था जो वी चांगसे के साथ लड़ाई कर रहा था। वहीं वी चांगसे भी बहुत ज़्यादा शॉक थे, पर उन लोगों को देखकर नहीं, अपनी वाइफ को देखकर मतलब कि चांगसे सरन को देखकर उनका आँख बहुत ज़्यादा नम हो गया था। वहीं चांगसे सरन भी वी चांगसे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वी चांगसे भागकर चांगसे सरन को अपने गले से लगा लेते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तभी उसका फ़ायदा उठाकर किसी इंसान ने वांग जी के बैक पे बहुत ज़ोर से हिट किया, जिसके कारण उसका ग्रिप वैन चाओ पे लूज़ हो गया था और वैन चाओ जैसे ही वांग जी के ग्रिप से खुल जाता है, वो भागकर अपने डैड के पास चला गया था। अभी वैन रूहान भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था क्योंकि वो बहुत टाइम से लड़ रहा था और यहाँ तक कि उसके बहुत सारे गार्ड भी जख्मी हो चुके थे। कई सारे तो इतने ज़्यादा जख्मी हो गए थे कि वो अब लड़ने के काबिल ही नहीं थे। हाँ, पर एक उम्मीद उन्हें भी थी क्योंकि उनके पास अभी भी एक हथियार था और वो वांग जी से लड़ा था। वो इंसान वांग जी के कट्टर का था मतलब टक्कर का था। दोनों बहुत टाइम तक लड़े थे। वहीं वी चांग से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे क्योंकि वो वैन रूहान से इतने टाइम तक लड़ रहे थे। उनके भी बहुत सारे गार्ड जख्मी हो चुके थे। वहीं वैन रूहान इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने बेटे के साथ वहाँ से निकलने का प्लान करता है और वो तो एक बोट से निकल भी चुका था, पर उन्हें जल्दी पकड़ लिया गया क्योंकि वहाँ उनका इंतज़ार शुयांग और सोंगलैन कर रहे थे। वो दोनों को वांग जी और वी चांगसे ने रोक के रखा था वहीं पर, अगर कोई भाग के जाएगा तो वो दोनों पकड़ सकते ये बोलकर, और दोनों ने उन दोनों को पकड़ भी लिया था। और वहीं शुयांग ने तो अपना गुस्सा वैन चाओ पे निकाल भी दिया था क्योंकि वैन चाओ ही था जो इसने शिंग चैन और विंग को किडनैप किया था और उसके बाद शिंग चैन की वो हालत हुई थी वो वैन चाओ की वजह से था, इसीलिए उसने उसी टाइम ही वैन चाओ को शूट कर दिया। वहीं सोंगलैन वैन रूहान को पकड़कर वापस लेके आते हैं और उसे बंदी बताते हुए वांग जी के साथ जो इंसान लड़ाई कर रहा था उसे चिल्लाकर बोलता है कि वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि वांग जी भी बुरी तरह थक चुका था। वो इंसान वांग जी के टक्कर का था, इसीलिए वांग जी उसे कुछ भी कर नहीं पा रहा था। दोनों रुक चुके थे। वहीं वो इंसान वैन रूहान को बंदी बना हुआ देखकर कुछ नहीं कर पाया। वहीं वांग जी इसका फायदा उठाता है और वो उस इंसान को बहुत मारने लगा था। वो इंसान अब कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसका बॉस बंदी बना हुआ है। वांग जी उस इंसान को बहुत मारता है, यहाँ तक कि वांग जी ने उसके ऊपर एक ऐसा नुकीला चीज को वार कर दिया था जिसके कारण शायद तक उसकी जान भी चली जाए। पर जैसे ही उसका वार उसके दिल के पास आया ही था कि तभी वैन रूहान पागलों की तरफ हंसने लगा और वो हंसते हुए बोलता है, इस मंजर को मैं कब से देखना चाहता था। जिसने मेरे भाई को मारा था उसकी फैमिली मेंबर एक दूसरे को मारे और आज देखो वही हो रहा है। देखो देखो आज तुम्हारे हाथों तुम्हारा भाई मर रहा है। ये बोलकर वो वांग जी को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। वही वांग जी शॉक था, ये क्या बोल रहा है। ये सोचकर वो वैन रूहान की तरफ देखता है। अभी वांग जी का जो हथियार था जिसको उसने पॉइंट किया हुआ था वो उस पर्सन के सीने के हल्का सा अंदर चला गया था, बस हल्का सा, उसे हल्का सा बस खून निकल रहा था, उससे ज़्यादा और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। शायद तक वांग जी ने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया था क्योंकि इसका दिल उस इंसान को मारने का नहीं कर रहा था। वांग जी उस पर्सन को देखता है और फिर वैन रूहान की तरफ वो चिल्ला कर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। तभी वैन रूहान कहता है, ओह तुम्हें इतना तो पता है ना, तुम्हारे मॉम ने तुम्हारी माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, ट्विंस को, जिसमें कि तुम तो 2 हो। पर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे हाथों मर रहा है। देखो तुम्हारे डैड ने मेरे भाई को मारा था ना, तो आज देखो मैंने उस अपने भाई से जो प्रण लिया था, मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं खुद तुम्हें और तुम्हारे भाई को लड़वाऊंगा। आज देखो वो पूरा हुआ, आज तुम्हारे हाथों तुम्हारा भाई मर रहा है। देखो ये बोलते हुए वो पागलों की तरफ हंस रहा था। वहीं सॉन्गलैंड सारे लोग, वांग जी भी शॉक था, यहाँ तक कि वो नीचे लेटा हुआ पर्सन भी शॉक था। वो वैन रूहान की तरफ देख रहा था और उसके बाद वांग जी की तरफ।
वो वांग जी को देखते हुए अपने दिल में ही कहता है, मेरा भाई। ये सोचकर वो वांग जी को ही देख रहा था, वही वांग जी भी उस पर्सन की तरफ देखने लग गया था। सभी अभी इतने ज्यादा शौक में थे कि वैन रूहान की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वहीं सॉन्गलैंड भी वांग जी और उस पर्सन की तरफ ही ध्यान दे रहा था। वो और कोई नहीं, सिचैन था, लैन सिचैन, जिसे पैदा होते ही इस वैन रूहान ने उठा लिया था। सभी का ध्यान वांग जी और सिचैन की तरफ होने के कारण वैन रूहान सॉन्गलैंड के ग्रिप से निकल गया और वो भागकर एक बटन को दबा देता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, पर वांग जी के हाथों में जो नुकीली सी चीज थी उसे वैन रूहान की तरफ फेंक दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि वैन रूहान भाग रहा है। उसे नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है, पर उसने वो चीज फेंक कर उसे मार दिया था। पर वही सिचैन को समझ आ गया था कि वो क्या कर रहा है। वो इस जगह को गिरा रहा है। ये जगह एक टापू है और इस टापू को वैन रूहान ने ही बनाया है, इसीलिए वो इस महल को गिरा सकता है। और ये महल के ऊपर ही ये सभी खड़े हुए हैं। अगर ये महल गिरा, अगर ये टापू बर्बाद हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। ये सोचकर सिचैन सबको बोलता है कि यहाँ से भागो, ये महल गिरने वाला है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपने भाई को देखता है, मतलब कि सिचैन को देखता है, और फिर अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाकर उसे उठा देता है। और फिर वो सभी भागने लगे। सारे लोग उस नाव में बैठ गए थे और वो पूरा जगह पानी में समा गया। ऐसा लग रहा था कि वो जगह उस जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद विंग वांग जी के बाहों में समा गया। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। विंग उसके चोटों पे हाथ फिरा रहा था। वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, अब सब कुछ ठीक है। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगा। उसके मॉम डैड उसके पास थे। विंग को अब पूरी फैमिली मिल चुकी थी। ये सोचकर विंग उनके पास जाता है और सीधा अपने माँ के और अपने डैड के गले लग गया। तीनों बहुत अच्छे से अपना पल बिता रहे थे। वहीं वांग जी दूसरे तरफ देखता है। वहां पर उसका भाई था, वो भाई जिसको वो बचपन से नहीं देखा था, वो भाई जो पैदा होते ही उससे दूर हो गया था, वो आज उसके सामने है। लैन सिचैन, मतलब कि सी चैन और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे, पर वहां कोई कुछ नहीं बोला था। फिर कुछ ही टाइम में वो सारे लोग बीजिंग आ चुके थे। विंग वांग जी सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जिस जिसको चोट लगा हुआ था, जो गंभीर था, उन लोगों का इलाज होता है। वहीं सिचैन को भी एक वार्ड में रखा गया था, क्योंकि उसे भी तो चोट लगा था, वो भी वांग जी ने उसे दिया था। इस कारण वांग जी उससे माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था, अगर पता होता तो वो कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। ये सुनकर सिचैन एक ही स्माइल करते हुए बोलते हैं, कोई नहीं, अगर मुझे भी पता होता तो मैं भी तुम पे कभी हाथ नहीं उठाता। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। दोनों भाई के बीच में अब रिश्ता ठीक हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद सिचन पूरी तरह ठीक हो गया था। वो ठीक होने के तुरंत बाद अपने मॉम डैड से मिलता है। वैसे तो उसके डैड कोमा में थे और उसकी माँ देख पा रही थी कि उसका बेटा उसके सामने है, पर वो अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पा रही थी। वांग जी अपने भाई को बता देता है कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ में। जिस बात को सुनते ही सिचैन को बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लग गया था, क्योंकि वो भी तो उन्हीं पर्सन का साथ दे रहा था ना। उसे अगर पता होता तो वो बिल्कुल ऐसा साथ नहीं देता। पर वांग जी उसे समझाता है कि आपकी भी गलती नहीं है, उन्होंने ही आपको भड़काया था। ये सुनकर सिचैन भी अपना सर नोट करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे ही महीने बीतते गए। अब लैन कुरैन को भी हल्का सा होश आ गया था, पर हाँ, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे। वहीं वांग जी की मदर भी अब ठीक हो चुकी थी। सब कुछ ठीक हो गया था, यहाँ तक कि सिंह चैन भी अब ठीक हो चुका था। ऐसे ही एक दो दिन बीतते ही हैं कि अचानक से विंग को उल्टियाँ चालू हो गई थी। विंग प्रेग्नेंट था। ये जानकर सभी के सभी खुश थे, पर विंग शॉक था, क्योंकि उसकी शादी हुई भी नहीं, वो प्रेग्नेंट हो गया। वो इसका सारा ब्लेम वांग जी को ठहराने लग गया था। वांग जी उसको अपनी बाहों में खींचते हुए बोलता है, कोई नहीं, शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गए तो भी कोई बात नहीं, हमें शादी के बाद एक तोहफा मिल जाएगा। ये बोलकर वो उसके होठों पे किस कर लेता है। विंग भी ब्लश हो गया था, क्योंकि वांग जी ने सबके सामने उसे किस कर दिया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही उन लोगों की शादी भी हो गई, वांग जी विंग के साथ और वहीं शुयांग सिंह चैन के साथ।
सभी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। पर शादी के टाइम विंग ने वांग जी से प्रॉमिस लिया था कि वो अब माफिया वर्ल्ड को छोड़ेगा और वांग जी ने भी अपना सर हिलाया था पर अपने मन में कहा था, हाँ मैं इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ूंगा, पर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फिर से वापस आऊँगा। ये मेरा सीक्रेट रहेगा। हाय गाइस, तो आज इसका लास्ट एपिसोड था। पक्का मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, मैं न्यू एफएफ को 1-2 दिन बाद अपलोड करूँगी। ओके, आपको तो पता है न्यू ईयर चल रहा है। हाँ, जाने के टाइम भी आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। फिर बाय बाय।